बुढ़ापे में बेटा बहू और बेटी दामाद से मान सम्मान और प्यार पाकर शेखर और सरिता को अपनी जिंदगी सुंदर सपने के समान दिख रही थी। लेकिन सपना तो सपना ही होता है। आँख खुलते ही व्यक्ति हकीकत की दुनिया में लौट आता है। बिल्कुल ऐसा ही शेखर और सरिता के साथ हुआ। सुख क्या होता है, इसका एहसास अब प्रौढ़ अवस्था में शेखर और सरिता को हो रहा था। जवानी तो संघर्ष करते गुजरी थी। कभी पैसे की किचकिच, कभी बच्चों की समस्याएं। घर के कामों के बोझ से लथी-पथी सरिता को कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी कठिनाई से मिला करती थी। आमदनी बढ़ाने के लिए शेखर भी ओवरटाइम करता, अपनी जरूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करता। सरिता भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित खर्चा में गुजारा करती थी। सेवानिवृत्ति होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। शेखर के बचत के रुपयों से मनपसंद कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधे से सजे धजे बगीचे में बैठने का उसका सपना अब जाके पूरा हुआ था। बेटा पारस की इंजीनियरिंग की शिक्षा, फिर उसका विवाह, सब कुछ शेखर की नौकरी रहते हुए ही हो चुका था। पारस अभी नैनीताल में पोस्टेड है। बेटी प्रियंका अपने पति और बच्चों के साथ चेन्नई में रह रही थी। दामाद फैक्ट्री का मालिक था। शेखर ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन, बैंक में जमा रकम के बैच से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सरिता पूरे दिन टेलीविजन देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए फेशियल कराती। शेखर हंसते, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है, पहले से ही अधिक खूबसूरत लग रही हो। शेखर और सरिता सर्दी के मौसम में प्रियंका के घर चेन्नई चले जाते और गर्मी का मौसम जाकर पारस के घर नैनीताल में गुजारते। पुत्री दामाद, बेटा बहू सभी इनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हो, जैसे वे लोग वैसे आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। शेखर और सरिता अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते हैं। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर चेन्नई के दर्शन स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का ग्लास दे जाती। सेवा करने में बेटा बहू भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली ला कर दे देती और धुले कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराई करने वाली औरतों पर सरिता व्यंग कसती कि तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी होगी, कि तुम लोग बहुओं को सताती होंगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी समान मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती। शेखर भी दामाद की प्रशंसा करते न थकते। सोचते, पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी भय खाते हैं। एक दिन प्रियंका का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में, फैक्ट्री में, सभी जगह आयकर वालों का छापा पड़ गया है और वे हमारे जेवर तक निकाल कर ले गए। तभी शेखर सरिता के हाथ से फोन छीनकर बोले, ये कैसे हो गया बेटी? जेठ के कारण। सारी गलती उन्होंने ही की है। सारा हेर फेर वो करते हैं कि गलती का नतीजा हमें भोगना पड़ता है। प्रियंका रो पड़ी। शेखर बेटी को सांत्वना देते रह गए और फोन कट गया। वह थम से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है और सरिता का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की भांति अपने सिर के बाल नोचने लगी। शेखर ने अपने आप को संभाला। सरिता को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि अवरोध तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुंचे। संकोच छोड़कर प्रियंका अपनी परेशानी बयां करने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा। पापा, आप लोग का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद न मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शेखर और सरिता अपने बेटे और दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला ये लिया कि बेटी और दामाद की सहायता करने में हर्ज क्या है। ये लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। यह सोचकर शेखर ने बैंक में जमा सारा रुपया निकाल कर दामाद के हाथों थमा दिया। दामाद ने उनको पैरों पर गिरकर कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि ये उस रकम को साल भर के अंदर वापस लौटा देगा। शेखर और सरिता को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ, कह रहा है तो लौटाएगा अवश्य। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी
उसे बेटे समान मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके दंपति राहत का आभास कर रहे थे। बेटे पारस का फोन आया तो माँ ने उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू उन्हें आकस्मिक रूप से दिल्ली आ गए और उन्हें इस तरह का आया देखकर शेखर और सरिता हतप्रभ रह गए। बेटा, सब कुछ ठीक है ना? शेखर उनके इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से पारस ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। ये भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर शेखर हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपए की सख्त जरूरत थी, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, ब्याज सहित चुका देंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत आपके पास है? आपने उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है। वे क्या पराये है जो कानूनी लिखा पढ़ी कराई जाती वो सबूत रखे जाते? पापा, आप भूर खेल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान डिगा सकता है। मेरा दामाद ऐसा नहीं है। सरिता बोली, प्रियंका भी तो है, वो क्या दामाद को बेईमानी करने देगी? वह तो वक्त बताएगा कि वे लोग बेईमान है या ईमानदार। दोस्तों, कहानी का पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हम ये कहानी का पार्ट 2 लेकर आए तो सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ये कहानी के पार्ट 2 में। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।